बात करेंगे कि किस तरीके से भारत को बुधवार को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य चुना गया। इसके साथ ही भारत का ये जो कार्यकाल होगा ये 2021-22 तक के लिए है और इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य भारत 8वीं बार बना है। 192 बैलेट वोट में से भारत को 184 वोट मिले और हालांकि यूएनएससी ने 75वें सत्र के लिए अपने अध्यक्ष, इसके अलावा अस्थायी सदस्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो अलग अलग मंच होते हैं उसके सदस्यों का चुनाव कराया था। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सुरक्षा परिषद में एंट्री मिली है, जबकि कनाडा को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो आज समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि 8वीं बार भारत कैसे इस अस्थायी सीट तक पहुंचा है और इस वक्त जो टाइमिंग है यहां पर चुने जाने की वो कितनी क्रूशियल, कितनी अहम हो सकती है, जो इस वक्त हम घटनाक्रम भारत और पड़ोसी देशों के साथ देख रहे हैं। और इस कार्यकाल के दरमियान भारत का रुख या रोल क्या कुछ अहम होने वाला है, और इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दिलीप सिन्हा सर, फॉर्मर एम्बेसडर, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शक्ति सिन्हा जी हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आलोक बंसल सर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत दिलीप सर आपसे करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण संस्था, मैं कहूँ कि सबसे ताकतवर संस्था में अस्थायी सदस्य भी बनना कहते हैं कि बहुत बड़ी एक सफलता होती है, और भारत का 8वीं बार चुना जाना और इस वक्त जो हालात हैं उस वक्त में यहाँ पर एंट्री कितनी क्रूशियल और कितनी महत्वपूर्ण। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है कि हम निर्विरोध चुने गए हैं और हमें जो वोट मिले हैं 184 वोट, वो इस बात का द्योतक है कि हमारे समर्थन जो प्राप्त है, पूरे विश्व का समर्थन प्राप्त है और हम इस सर्वोच्च संस्थान का सदस्य बने हैं 10 साल के अंदर अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें इसमें यथार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा परिषद जो है वो एक और तो महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन वीटो के कारण इस संस्था का दुरुपयोग बहुत हो रहा है और इस संस्था एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट की जा रही है 5 जो सदस्य हैं उनके द्वारा। इसलिए विश्व की जो मुख्य जो टेंशन के जो स्थान हैं, जैसे सीरिया है, यमन है, लीबिया है, उन पर वीटो का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। आज से 10 साल 12 साल पहले जब भारत सदस्य था तो उस समय वीटो का प्रयोग कम किया जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष बहुत प्रयोग किए गए वीटो के, जिसके कारण कि इन देशों के जो रेजोल्यूशन है वो अधिकांशतः वीटो हो जाते हैं और इसके कारण सुरक्षा परिषद जो है वो अकर्मण्य हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये मानकर चलना होगा कि जहां एक और हम अपने मौकफ को, अपने पोजीशन को हम व्यक्त कर सकते हैं मजबूती के साथ, लेकिन ये उम्मीद रखना कि सुरक्षा परिषद पुनः कार्यान्वित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, वो ज्यादा होगी हमारे लिए सोचना, और हमें उसमें यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए। आलोक जी, क्योंकि इस वक्त में, और जैसे कि कहा दिलीप सर ने कि 10 साल के ही अंतराल में दूसरी बार यहाँ पर चुना जाना, अगर मैं टाइमिंग को देखूं और साथ साथ जो प्रोसेस है इसका, कि हम देखते हैं जो पुराने आंकड़े की ज्यादातर देशों पर नंबर 10 से 15 साल 20 बार में एक बार ही यहाँ पर कई बार आ पाता है। भारत का इस बार फिर से चुना जाना ये क्या दिखाता है, और किस तरीके से, अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो हमारी छवि है या हमारा जो बैकअप है वो किस तरीके से बढ़ा है? देखिए, 2 चीजें। पहली चीज तो यह है कि सुरक्षा परिषद का जो स्वरूप है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थिति थी उसको दर्शाता है। जिस तरीके से चुनाव होते हैं, जैसे भारत जो है एशिया, पैसिफिक और अफ्रीका से चुनकर गया है, ये जिस तरीके की ग्रुपिंग है, पश्चिमी यूरोप, ये जो है शीत युद्ध के समान और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भू राजनीतिक परिस्थिति थी विश्व में, उसको प्रदर्शित करता है। तो उसके बावजूद 184 वोट मिलने 192 में से एक बहुत बड़ी चीज है। यह दर्शाता है कि आज विश्व में भारत का किस कदर समर्थन है, और विशेषकर एक ऐसे समय पर भारत सुरक्षा परिषद में चुनकर आ रहा है जब विश्व में काफी उथल पुथल होने की संभावना है। कोविड-19 के बाद का जो विश्व है उसमें काफी भू राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, काफी नए
समीकरण बन रहे हैं, काफी नई संभावनाएं बन रही हैं और काफी कुछ बदलने वाला है। तो इस वक्त हाई टेबल पर बैठना हमारे लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और समझनी चाहिए, इसके साथ एक चुनौती भी है। अभी तक क्या था कि आप चाहें तो किसी चीज पर अपना वक्तव्य दें या ना दें, लेकिन अब आप जब सुरक्षा परिषद के सदस्य हो तो आपको हर उस विषय पर जो सुरक्षा परिषद के सामने आएगा, आपको कोई ना कोई उस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप या तो एब्सटेन करोगे या पक्ष में वोट दोगे या विपक्ष में दोगे। कई बार ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, वो हम चुपचाप रहते हैं। लीबिया में क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, वो भी हो सकता है। लेकिन अब चूंकि हर चीज होगी, अब चूंकि हम हाई टेबल पे हैं, हमें हर उस विषय पर स्टैंड लेना पड़ेगा। शक्ति साहब, क्योंकि यहाँ पर कई और देश भी कतार में थे, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको एंट्री नहीं मिली, लेकिन भारत को एंट्री मिली। थोड़ा सा प्रोसेस में अगर समझना चाहूं कि किस तरीके से रीजन वाइज इसमें जो है नॉमिनेशन, उसके बाद उसके पीछे का बैकअप और वोटिंग, ये अनौपचारिक तरीके से विश्व को अलग अलग बांटा गया है। भारत एशिया पैसिफिक के तरफ से गया है। अफ्रीका से जैसे इस बार कीनिया और जिबूती की लड़ाई हो गई थी, उनमें कंसेंसस नहीं हो पाया था, तो कीनिया जीत गया, जिबूती छूट गया। ट्यूनीशिया पहले से है। उस तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का जो ग्रुपिंग था, उसमें भी 2 जगह थी और 3 उम्मीदवार थे, कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे। तो कनाडा पीछे छूट गया। तो एक आपस में मोरलेस एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। इस बार वैसे टर्न था, सच में एशिया पैसिफिक माना जाए तो टर्न था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने कह दिया था 1 साल पहले कि मैं अपना कैंडिडेट को नहीं प्रेस करूंगा, तो इसलिए भारत आ गया है। अगर हम देखेंगे इतिहास में 51-52 के बाद हमें लगा 15 साल दोबारा आने में, 66-67 में, फिर हम लगातार आते रहे 91-92 तक। 91-92 के बाद हमारा दोबारा चांस हम जीत पाए 2011-12 में। 96-97 में हमने कोशिश की थी, उस समय कंसेंसस नहीं हो पाया था। जापान हमें बुरी तरह से हराया था उस समय। पर कोशिश यही रहती है कि कंसेंसस बनाने के लिए कि संभव पूरे विश्व को एक प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाए। तो उस तरीके से ये चलता है। ये टेक्निकली हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट दिस इज द सिस्टम और प्रेसिडेंस विच हैज इवॉल्व्ड, उसको सब मानते हैं। जहां प्रयत्न यही रहती है कंसेंसस का, बट हर बार नहीं हो पाता कंसेंसस, तो इसीलिए चुनाव हो जाता है। भारत को भी 20 साल का गैप देखना पड़ा है 91-92 के बाद 2011-12 में। बिल्कुल, ये मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि ये जो गैप देखना पड़ता है और अगर बहुत जल्द दोबारा से मौका मिलता है, इसके पीछे के समीकरण या फैक्टर क्या हैं और इस वक्त क्या वो मुफीद या हमारे पक्ष में चीजें हैं अगर दुनिया के सिनारियों को समझें तो? ये जो सुरक्षा परिषद बनेगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि थोड़ा हल्का सुरक्षा परिषद होगा। इसमें बड़ी ताकतें, वो बिग 5 जो है, उनके अलावा नहीं है। अब जैसे 2 इसमें ऐसे सदस्य होंगे जो पहली दफा सदस्य बने हैं, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीन, और दूसरे उसके अलावा 4-5 ऐसे देश हैं जो लगभग 20-25 साल बाद इसमें सुरक्षा परिषद में आ रहे हैं। जैसे आयरलैंड हुआ, ये नॉर्वे हुआ, ट्यूनीशिया और निजर, ये सब बहुत सालों बाद आ रहे हैं। सिर्फ मेक्सिको, वियतनाम और भारत ऐसे सदस्य हैं जो एक तरीके से यहाँ पर 10 साल के अंदर अंदर वापस आ रहे हैं। तो इनका थोड़ा आधुनिक अनुभव है, थोड़ा रिसेंट अनुभव इनको है। दूसरी बात यह हमें देखना होगा कि इसमें मेक्सिको तो पूरी तरह पश्चिम देशों के साथ है। वियतनाम और भारत ऐसे देश होंगे जो कुछ हद तक अपनी नीति अपनाते हैं और हर विषय को सोचकर उस पर कुछ सोचेंगे। जैसे आलोक जी ने कहा कि ये इससे हमारे ऊपर दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जब हम पिछली दफा सदस्य थे तो और बड़े बड़े देश जिनसे हम बातचीत कर सकते थे। इस दफा वियतनाम के अलावा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई देश है इस सुरक्षा परिषद में जिसके साथ हम बैठकर बात कर सकते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो और मैं क्या करूं। तो ये समर्थन एक दूसरे को देने का हमें मौका कम मिलेगा इस सुरक्षा परिषद में। इसलिए हमें ज्यादातर अपने दम पर, अपने अनुभव पर निर्भर करना होगा और बाकी देशों को थोड़ा लीड भी देना होगा कि तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमें ज्यादा अनुभव होगा। हम एक और बात देखते हो कि हमारे जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वहां पर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नए हैं, अभी तुरंत गए हैं। ये बदलाव हुआ है इसमें, तो उन्हें खैर अभी समय है, 6 महीना है अभी उन्हें अनुभव प्राप्त करने का, लेकिन वो भी एक नई बात होगी कि वो उनका अनुभव कम है। लेकिन तीसरी बात जो आलोचना ने कहा कि ये है कि ये एक बहुत ही टेंस समय है दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे उठ रहे हैं जिसमें कि एक
जो शीत युद्ध था, जो कि एक तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन लिबिया के युद्ध के बाद वापस आ गया है, तो अब सुरक्षा परिषद में एक ओर चीन और रूस हैं और उनके साथ एक दो और देश जाते हैं, और दूसरी ओर पश्चिमी देश हैं। भारत को देखना हो कि भारत कहाँ रहे। भारत ने जो पिछली दफा जो भारत सदस्य था, तो भारत कई मामलों पे एब्स्टेन करता रहा। लिबिया पे हमने एब्स्टेन किया, हमने एब्स्टेन किया था। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो समीकरण बन रहा है पश्चिमी देशों के साथ, क्वाड में हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, तो उसे देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम उन विषयों पर जहां परंपरागत तरीके से पूर्वी देशों के साथ या दक्षिणी देशों के साथ, साउथ के साथ वोट करते थे, उन पर हम क्या करेंगे। क्योंकि अमेरिका हर देश के वोट को बहुत ध्यान से देखता है और पढ़ता है, ये देश किधर वोट कर रहा है, और यदि वो देश अमेरिका के साथ वोट नहीं करते हैं तो वो उनके साथ एक नेगेटिव मार्क लगा देते हैं उसके ऊपर कि ये देश मेरा दोस्त नहीं है। तो हमें ये जो सदस्यता हमारी होगी, इसमें बहुत ध्यान से हमें अपनी निगाह चलानी होगी। शक्ति सर, तो यानी कि बहुत क्रूशियल है नई शेप अगर हम इस देखें यूएनएससी की, और जिस तरीके से नए मेंबर्स के यहाँ पर आना, और खेमेबाजी पहले से कहीं ज्यादा नजर आएगी, और ऐसे में जो चैलेंजेस हैं नए कंट्रियों के लिए वो कहीं ज्यादा होंगे। ये जो अभी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, विश्व में जो प्रणाली हम बनाए हुए हैं, बहुपक्षीय है, बहुराष्ट्रीय है, उसमें ये बदलाव अब तेजी से आ रहा है, कुछ समय से आ रहा है, 2008 से आ रहा है। तो अब चुनौती जो हमारे पास वो बढ़ते जा रही है। पहले जिस तरीके से हम चुपचाप बहुत बार साइड में रह जाते थे, अब जैसे उन्होंने ठीक कहा कि अगर हम देखेंगे एशिया में भारत और वियतनाम खैर मेंबर्स हैं, दोनों का मोरलेस वर्ल्ड व्यू सेम रहता है। मोरलेस हर चीज में नहीं रहेगा, मोरलेस वर्ल्ड व्यू आपका साथ रहेगा, तो आपको एक मौका मिलेगा साथ काम करने के लिए। बट अगर हम अपने कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हो, वहां कोई विषय आता है, वहां किस तरीके से इस चुनौती का भारत सामना करे। क्योंकि जैसा लोग ने शुरू में कहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का बनाया हुआ ये संस्था है, उस समय जो शक्तियां थी उनके आधार पर अब पूरा बदल चुका है। अब इस बदलाव में भारत किसी के हेजेमनी मानने को तैयार है, किसी की, या भारत ये कहेगा कि नहीं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, या ट्रांजैक्शनल है कि हर विषय पर हम सोचेंगे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है भारत सरकार पर अब आ गई है कि ये परिस्थिति जिस तेजी से बदल रही है, उस परिस्थिति में अब जैसे पहाड़ी नाला बहुत जैसे पानी जा रहा है, उसको अगर क्रॉस करना पड़े, फिसल ना जाए आदमी, तो आदमी को बहुत बच के, भारत के लिए बहुत बड़ी ये टेंशन का मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ना है, लॉन्ग टर्म विजन लेना है, भारत के लिए क्या उचित है उस हिसाब से चलने के लिए ये मौका अच्छा मिला है। आलोक जी, दो महत्वपूर्ण चीजें दिख रही जो आप लोगों की बातों से आ रही है, उसमें थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाना चाहता हूँ कि एक तो ये कि जिस तरीके से खेमेबंदी है और जो ओपन है, और इस संस्था के नजरिए से ये बहुत क्रूशियल भी हो जाती है, और ऐसे में इस संस्था का अपना अस्तित्व और उसकी रास्ते पर चलने की चुनौतियां वो कितनी पहले से बढ़ती नजर आ रही हैं। और साथ साथ भारत के नजरिए को कर देखें, हालांकि जब तक ऑफिशियली बयान आए हैं, जो हमारे वहां पर स्पोक्स पर्सन हैं या फिर जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने साफ किया कि भारत का रोल कंस्ट्रक्टिव होगा, और दुनिया के नजरिए से जो पहले संवाद और एक साथ चलने की कोशिश होती थी, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त जो वैश्विक वातावरण है वो काफी पोलराइज्ड हो गया है। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका जो है काफी कुछ मैकार्टिज्म की तरफ चला गया है। अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे विरोध हो। अब जो हर वोटिंग में, जैसे शक्ति जी बोल रहे हैं, नोट करते हैं, दिलीप जी बोल रहे थे कि आपने वोट उनके फेवर में किया या नहीं किया, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारा अमेरिका के साथ विरोध हो सकता है, जबकि हमारे राष्ट्रीय हित एक साथ है। विशेषकर अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में चीन के साथ जिस तरीके से तनातनी बढ़ रही है, अमेरिका और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, इन सब के चलते भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी प्रगाढ़ हुए हैं। पर इसके बावजूद, जैसे फिलिस्तीन का मामला है, राष्ट्रपति ट्रंप का जो नया मॉडल है जो फिलिस्तीन का रीसेटलमेंट का, उस पे भारत का क्या रवैया होगा, ईरान के प्रति जो राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया है उस पे भारत का क्या मत होगा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत एक गंभीर अपने आप को समस्या में पाएगा वोट करने में। तो भारत पहले हमेशा अपने कॉन्शियंस के हिसाब से एक स्वतंत्र
विचार नीति के अनुसार वोट करता आया है, और मुझे लगता है कि हम हमेशा आगे भी ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि भारत हमेशा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, जो हमारा जो गुटनिरपेक्ष नीति थी उसके अंतर्गत कार्य करता रहा है, और हम आज भी किसी राष्ट्र के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते। एक स्वायत्तता, जो हमारी सामरिक स्वायत्तता है, उसका पालन करते जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है, शायद एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है, या जो है अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, पर जिस तरीके से खेमेबंदी होती चली जा रही है, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए आगे चलकर कई निर्णय लेने थोड़ा मुश्किल होंगे। और जैसा दिलीप जी ने कहा, वियतनाम को छोड़कर बहुत ही कम ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ हम वैचारिक समन्वय पाएंगे, क्योंकि अन्य राष्ट्र जो हैं करीब करीब खेमों में बटे हुए हैं। तो जो खेमों में बटे हुए हैं उनका वोट आपको पहले से ही पता है वो क्या आने वाला है। तो भारत उन कुछ राष्ट्रों में से होगा जिसका कि निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे चल के हम कैसे चलते हैं, हमारी विदेश नीति किस तरीके से, क्योंकि अभी हम भी एक क्रॉस रोड्स पर है। अगर आप देखें जो हो रहा है सीमाओं पे, जो हो रहा है अभी, कोविड की समस्या से पूरा विश्व ग्रस्त है, आगे चलकर क्या स्थिति होती है, अभी ये सब कुछ थोड़ा पूर्वानुमान के अनुसार है। तो उस पूर्वानुमान के अनुसार जो प्रीएम्पशन है, कंजेक्चर का मैटर है, उसके ऊपर यह है कि हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि ऐसे मौके पर हम उस टेबल पर हैं। इससे भारत का जो स्टेचर है वो बढ़ता है, क्योंकि वैश्विक जनमत जो है, आप जो भी विषय होगा उसमें आपके विचार जो है विश्व जनमत के सामने आएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप भी है, बिकॉज चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो पैसिफिक में हो या लैटिन अमेरिका में हो, यू वुड बी टेकिंग अ स्टैंड। हम एक उस पर पोजीशन लेंगे, हम उस पर अपना वक्तव्य देंगे, और इस कारण जो है हमारा एक वैश्विक जो रोल हम हमेशा से चाहते रहे हैं, भारत की क्षमता के अनुसार जो होना चाहिए, एक वैश्विक रंगमंच पर जो भारत की एक पोजीशन होनी चाहिए, वो भी उभर कर आएगी। और मेरा हमेशा से यह मानना है कि अगर आपको वैश्विक रंगमंच पर एक स्थिति चाहिए, तो आपको उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उसको निर्वाह करने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। और यहां पर होने का मतलब है कि अब हम वो जिम्मेदारियां निर्वाह करेंगे। हम दुनिया में होने वाली हर घटना पर अपना विचार, अपना इंडिपेंडेंट जो निष्पक्ष व्यू है, जैसा 50 के दशक में होता था, वैसा शायद हम आगे फिर रखेंगे दुनिया के सामने। दिलीप सर, क्योंकि इस मंच पर भारत के पहुंचने के बाद जो प्रतिक्रियाएं, या फिर मैं कहूं कि शुभकामनाओं की झड़ी देखी मैं ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या फिर ऑफिशियली तौर पर, यूरोपियन कंट्रियों का जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव और इंडिया को लेकर बहुत सकारात्मक नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान, चीन या कुछ इस तरह के देशों की बात करें, उनका रुख और नजरिया उनकी प्रतिक्रिया से साफ दिखता है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता जरूर है इन देशों में भारत के इस जगह पर पहुंचने और उसके भावी रोल को लेकर। हाँ बिल्कुल, अभी तक हम लोगों ने गिनाई चुनौतियां क्या हैं और परेशानियां क्या हैं इस ऊंची कुर्सी पर आने से, लेकिन जैसा कि आलोक जी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है भारत के लिए। भारत चूंकि एकमात्र ऐसा देश है जो G4 का जो इस वक्त सदस्य बनेगा सुरक्षा परिषद का, तो भारत को ये मौका मिला है कि वो दिखाए कि वो इस बड़े मंच पर क्या रोल अदा कर सकता है। और इसमें ये समय महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो परमानेंट 5 जो है वो आपस में टूटे हुए हैं इस वक्त। शीत युद्ध के बाद 15 साल का ऐसा समय था, 20 साल का, जब ये बिल्कुल आपस में मिले हुए थे और सारी रेजोल्यूशन वो आपस में ही पांचों मिलते थे, आपस में खाना पका करके ले आकर सर्व कर देते थे कि लो खाओ, तो कोई कुछ कर नहीं पाता था। अब ऐसा हो गया है कि रूस और चीन एक तरफ हो गए हैं, बाकी 3 देश एक तरफ हैं, उनमें आपस में मतभेद है। इसलिए कई रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं और वहां पर उन पर विवाद होता है, डिबेट होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब भारत जैसे देश के लिए एक मौका है कि वो अपना पोजीशन रखे और एक कोशिश करे कि जो एक तीसरा व्यू पॉइंट जो भारत का रहा है हमेशा, उसे वो सामने ले आए और इन देशों के सामने दिखाए कि भारत एक ऐसा तरीका, एक रास्ता निकल सकता है जिससे कि सारे देश इकट्ठा हो सके। जब हम बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, एक मोर डेमोक्रेटिक ऑर्डर की, तो हम उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ताकि हम एक ऐसा रास्ता दिखा सकें कि दुनिया में सुरक्षा परिषद कैसे काम कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है भारत के लिए कि जब भारत जो E10 बोलते हैं, इलेक्टेड 10 जो है, उनमें से सबसे अनुभवी जो देश है वो भारत होगा, तो भारत ये रोल निभा सकता है। शक्ति सर, जो दिलीप सर कह रहे हैं कि क्या वाकई सबसे बेहतर मौका यही है एक ऐसे मंच पर जहां पर टॉप 5 जो पहले एक साथ खड़े होते थे
अब वो गुटों में बटे हुए, और ऐसे में डिबेट और थर्ड ओपिनियन ऑफ व्यू की जरूरत और उसका स्पेस वहां पर ज्यादा होगा। एकदम एकदम सही होगा। मगर एक उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, नहीं अमेरिका ये लिस्ट रखता है 1950 से, ट्रंप के समय से नहीं। इनफैक्ट अब तो बात नहीं करता है, पहले हिसाब रखता था कौन अमेरिका के साथ है, कौन अमेरिका के खिलाफ है। हर चीज में प्रेसिडेंट ट्रंप को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये अच्छा मौका भारत के लिए। और ये स्वाभाविक है, भारत जैसा देश अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ना रहे तो सिक्योरिटी काउंसिल की महत्वता क्या है। भारत की आबादी देखिए, इकोनॉमी का साइज देखिए, दुनिया को समझना चाहिए कि दुनिया बदल रहा है, तो भारत का वहां रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, दुनिया बट रहा है, खेमे अलग अलग पहले भी थे, ऐसा नहीं था, शीत युद्ध में बहुत था। अभी भी मेरा तो ख्याल है खैर शीत युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि दूसरे युद्ध तो आप अनाउंस करते हैं गोली चला करके और बाद में खत्म करते हैं साइन करके। शीत युद्ध में कोई डेट नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से शीत युद्ध शुरू हो गया है। इस शीत युद्ध में भारत के पास वह विकल्प हैं जो उस समय थी कि नहीं थी। अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि शायद उस समय जो आजादी आपके पास थी, स्वतंत्रता थी, वो थोड़ी कम अब हो गई है। अब जैसा पिछले साल आप देखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चीन बुलवाई, अनौपचारिक मीटिंग। अगर औपचारिक मीटिंग बुलाई जाती है भारत के संबंध में, तो भारत वहां जाके बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता, अपना पॉइंट व्यू रख सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कश्मीर में जो हम बदलाव लाए थे, संवैधानिक बदलाव, उसका उन्होंने अनौपचारिक बैठक रखवाई। चीन उस महीना अध्यक्ष था। अनौपचारिक बैठक में आप जा नहीं सकते थे। तो अब वो जमाना नहीं रहेगा, अब हम वहां हैं। भारत का जो भी मसला है या ऐसे जो भी मसले जिसमें भारत को इंटरेस्ट है, उसमें हम बोल पाएंगे और एक नए विश्व की तरफ, जहां लड़ाई झगड़ा कम हो, जहां तक संभव हो भाईचारा हो, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश है नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जितना कम लड़ाई झगड़ा हो, मगर अगर लड़ाई झगड़ा हो तो सही चीज पर हो, हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत उस समय है और नए विश्व बनाने में भारत का उसमें जरूर एक रोल है। इसलिए अभी सही समय है ये। आलोक जी, कुछ दर्शकों ने भेजा है सवाल कि भाई ये अस्थायी से स्थायी कैसे हो पाएंगे और ये रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है। देखिए, मेरा ये भी मानना है कि इस वक्त हमारा वहां होना हमारी स्थायी सदस्यता की दावेदारी को और ज्यादा प्रबल करता है, हमारी क्या परफॉर्मेंस होती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, 5 स्थायी सदस्यों के बाद आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अस्थायी सदस्यों में आप एक विशाल राष्ट्र हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। अर्थव्यवस्था चाहे देखें, चाहे आप सामरिक शक्ति देखें, सैन्य शक्ति देखें, जनसंख्या देखें, क्षेत्रफल देखें, हर दृष्टि से आप जो है एक सुदृढ़ और बड़े राष्ट्र हैं। और हमारी जो परफॉर्मेंस होगी जब इस सदस्यता के दौरान हम जो कुछ करेंगे, उस पर भी विश्व जनमत की असर रहेगी और हमारा जो दावा है वो और ज्यादा प्रबल होगा। और यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो शक्ति जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी वहां पे होने पे, हमारी जो सदस्यता से वहां पे जो हमारे खिलाफ कुछ अगर प्रस्ताव लाया जाता है या कोई ऐसा प्रस्ताव जिससे हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और जो अन्य सदस्य हैं वो भी एक क्विड प्रो को होता है वहां पे। तो अगर आपके जो आप चूंकि वहां पे हो और आप जिस प्रस्ताव का बहुत जोर शोर से अनुमोदन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो, उस पे जो दूसरे सदस्य जो वोट देते हैं, आप फिर उनके हिसाब से उनको भी कुछ प्रस्तावों में आप उसके खिलाफ और समर्थन में वोट दे सकते हो। तो ये क्विड प्रो को का जो प्रोसेस है वो भी वहां पे हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से वहां पे आपका होना एक बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे वक्त पर जब जैसे मैंने कहा, नए विश्व का निर्माण हो रहा है, ये कोविड के बाद जो निर्माण होगा विश्व का, वैश्विक भू राजनीतिक रंगमंच का, वो मेरे ख्याल से उतना ही शायद महत्वपूर्ण हो जितना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व का निर्माण हुआ था। हालांकि ये कहना अभी शायद पूर्वानुमान होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी ये पेंडेमिक खत्म होगा, उसके बाद जो नए भू राजनीतिक रंगमंच का निर्माण होगा वैश्विक, वो हो सकता है काफी भिन्न हो। और इस वक्त हमारा वहां होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके शेप करने में। एक बहुत बड़ा हम योगदान कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। दिलीप सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपसे कि वही अस्थायी से स्थायी का रास्ता
क्या वाकई बहुत दूभर, मुश्किल और कठिन है? हमें तो ये मान के चलना ही होगा, क्योंकि जो संविधान, जो चार्टर है यूएन का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि हम आसानी से मिल जाएगा जनरल असेंबली में। लेकिन पांचों जो स्थायी सदस्य हैं उनमें से पांच में से प्रत्येक सदस्य का समर्थन होना चाहिए, और उसमें हमें मान के चलना चाहिए कि चीन का समर्थन कभी प्राप्त नहीं होगा हमें। तो इसलिए भले ही हमको 184 वोट मिल जाएं और 4 स्थायी सदस्यों का समर्थन मिल जाए, लेकिन चीन का समर्थन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए ताकि हम ये दिखा सके दुनिया को कि चीन एकमात्र देश है जो इसका विरोध कर रहा है। चीन इसे बहुत घुमा फिरा के बोलता है, साफ नहीं बोलता है कभी, लेकिन चीन कभी कोई साफ बात बोलता नहीं है, हर बात घुमा के बोलता है। लेकिन हमें मान के चलना चाहिए कि चार्टर जो इस वक्त है वो वर्तमान परिस्थिति में बदली नहीं जा सकती है।